नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव और सबसे पहले आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम भी फोकस करेंगे दिवाली के इस त्योहार पर और हमारा गुरु मंत्र केवल यही है कि आप कैसे टैक्स की चिंता किए बगैर खुलकर मनाएं अपनी दिवाली। और इसमें आज मेरी मदद करने वाले हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। तो दिवाली में आपके लिए टैक्स बचाने के टिप्स में हम फोकस करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग पर। अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, आपको हुआ है मुनाफा, तो किन बातों का आपको रखना है ख्याल। कंपनी ने आपको दिया दिवाली बोनस, तो टैक्स के बारे में क्या जाने आप। और 3 भाइयों में हो घर का बंटवारा, तो कैसे तय होगी टैक्स की लायबिलिटी। लेकिन सबसे पहले बात मुहूर्त ट्रेडिंग की। शरद, बड़े पैमाने पर लोग दिवाली में हो रही मुहूर्त ट्रेडिंग का हिस्सा होते हैं। इसमें अगर मुनाफा हो जाए तो किन बातों का ख्याल रखना होगा टैक्स की देनदारी के लिहाज से? देखिए प्रियंका, जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है ये दिवाली वाले दिन कुछ देर के लिए मार्केट को खोल दिया जाता है। वैसे नॉर्मली छुट्टी होती है, एक शगुन माना जाता है, एक अच्छी बात मानी जाती है कि उस दिन क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो कुछ लक्ष्मी इसी बहाने आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये 2-3 तरीके की होती है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि आपने गए एक शगुन के तौर पे आपने कुछ खरीदा मार्केट में और शगुन के तौर पर उसको बेच दिया। उस पे अगर मुनाफा आपको होता है तो वो 10 to 30% जिस भी स्लैब में आप हैं उस स्लैब में वो टैक्स लग जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है प्रियंका कि कुछ लोग जैसे 1 साल पहले कुछ शेयर्स खरीद के रखे हैं, वो सोचते हैं कि दिवाली वाले दिन इसको बेचेंगे, वो अच्छा शगुन माना जाता है। तो वो अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म तो पता है कि शेयर मार्केट में एग्जेम्प्ट होता है, अगर शॉर्ट टर्म है तो उस पर 15% टैक्स लग जाएगा। तीसरा जो आखिरी कैटेगरी होती है मुहूर्त ट्रेडिंग की, वो लोग होते हैं जो कि इसको बिजनेस की तरह से करते हैं। जो लोग आम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनका ये काम काज ही है। तो उन लोगों के लिए जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जैसे वो प्रॉफिट की अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जिस स्लैब में वो है उस हिसाब से इस पे टैक्स लगता है। और शगुन के तौर पर ताश भी खूब खेली जाती है दिवाली के मौके पर। जी हाँ प्रियंका, ताश शगुन के तौर पर ही कृपया खेले, इसको ज्यादा आदत ना बनाए तो अच्छा है। तो इसको प्रियंका एक हेड होता है जिसको हम स्पेकुलेशन इनकम कहते हैं। स्पेकुलेशन इनकम के अंतर्गत इस पे 30% टैक्स लगता है। यही टैक्स लॉटरी पे या पजल पे जब कोई ऐसे जीत जाता है, किसी इनाम में कुछ जीत जाता है, या जैसे कहीं पर कोई कंपटीशन था उसमें आपने इनाम जीत लिया, तो उस पे 30% फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप शगुन के तौर पर खेल रहे हैं तो इसमें तो इस टैक्स की चिंता नहीं करनी चाहिए ना? देखिए वैसे तो प्रियंका कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ पर फिर भी अगर आप कोई ना कोई तो जीतता ही है, क्योंकि आप एक रात खेल रहे हैं तो कुछ लोग गवा के जाएंगे, कुछ जीत के जाएंगे। तो जो भी आप जीते उसको आप डिक्लेयर करके उस पर 30% फाइल कर दें, 30% टैक्स दे दें। और मेरे ख्याल देने में कोई एतराज भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि कुछ जेब से लगा तो है ही नहीं। और दिवाली ही मौका होता है जब हम अपने अपनों को तोहफे भी देते हैं। वैसे शरद, ये तो पता है रिश्तेदारों से अगर तोहफा मिल रहा है तब तो टैक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गैर रिश्तेदारों से आपको तोहफा मिल रहा है तो किन बातों का ख्याल रखना है? प्रियंका, गैर रिश्तेदार जो हैं वो अगर तो बिल्कुल गैर हैं जैसे आपने कहा, तो बहुत बड़ा तोहफा तो नहीं देने वाले हैं। तो 50,000 रुपए तक वो तोहफा एग्जेम्प्ट है लेने वाले के हाथ में। 50,000 से ऊपर का अगर कोई गैर रिश्तेदार आपका बहुत नजदीकी है परंतु रिश्तेदार नहीं है देता है, तो उसको आपको अपनी इनकम में डिक्लेयर करके जो भी स्लैब में है वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरा प्रियंका, जल्दी से ये भी देख लेते हैं, आपने रिश्तेदारी की बात करी, तो रिश्तेदारी में कौन कौन आता है मैं एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि रिश्तेदार पूरा का पूरा खानदान, समझ लीजिए घर में कोई शादी कर रहा है, तो आप शादी के जब रिश्तेदारों के कार्ड बनाते हैं तो सब दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी, साला, साले के रिश्तेदार, साले की वाइफ, सब ताया ताई, सारे के सारा कुंडवा जो खानदान कहते हैं, वो सब रिश्तेदारों में इनकम टैक्स ने अब इंक्लूड कर लिया है। जिससे कि किसी भी रिश्तेदार से आपको गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, दिल खोलकर रिश्तेदारी में दीजिए बिना किसी चिंता के। बस जो आपके गैर रिश्तेदार हैं उनसे ज्यादा मोटा तोहफा लेने से आप बचें। लेकिन शायद कई व्यापारी भाई जो होते हैं वो इसे नए कारोबारी साल की तरह भी इसकी शुरुआत करते हैं, नए संवत की शुरुआत कहा जाता है, नए बही खाता बनते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी हाँ प्रियंका, जो पहले जो अकाउंटिंग होती थी वो आपने जो अभी शब्द इस्तेमाल किया बही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बही बनती थी, एक लाल रंग की लंबी सी किताब होती थी और उसको लपेटने का तरीका भी बड़ा मजेदार होता था। तो ऐसे गोल गोल करके लपेट के और उसके ऊपर एक धागा बांध दिया जाता है, तो बहुत शुभ माना जाता था। तो अभी भी जो पुराने ट्रेडर्स हैं
जो पुरानी मार्केट्स हैं, जो अभी ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं, आज भी वो बही रखते हैं। उसको हम अकाउंट्स की भाषा में सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो वो लोग दिवाली पर अपना ईयर क्लोज कर देते हैं। पर है क्या कि हमारे यहां प्रावधान है कि 31 मार्च को आपको अपनी बुक्स बंद करनी कंपलसरी है। तो अब वो अगर अक्टूबर नवंबर में जब भी दिवाली पड़ी, उस डेट को अपनी अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, उनको 31 मार्च को दोबारा बुक्स बंद करनी पड़ती हैं। तो थोड़ी उससे तकलीफ होती है। तकलीफ ये होती है कि एक डेप्रिसिएशन होता है, तो आपने डेप्रिसिएशन अक्टूबर तक का लिया, फिर आपको मार्च तक का रीएडजस्ट करके फिर से डालना पड़ेगा। या अकाउंट्स में प्रियंका कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं। प्रोविजंस होते हैं कि जो खर्चा आपने आज तक नहीं किया है परंतु ड्यू हो गया है, उसका आप एक रिकॉर्ड रखते हैं। वो प्रोविजंस आपको फिर अक्टूबर नवंबर में करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको मार्च में जब कंपलसरी अंडर लॉ बुक्स बंद करनी पड़ेंगी तो वो दोबारा करने पड़ेंगे। तो कुछ उससे टैक्स की एडजस्टमेंट समस्याएं आती हैं। इन बातों का उन व्यापारियों को अपने पास ध्यान रखना चाहिए। और अब अगला सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जो थोड़े से ज्यादा किस्मत वाले हैं, और शरद उन्हें मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से बोनस। तो जब बोनस मिलता है, बोनस की तो खुशी होती है, लेकिन इस पे टैक्स का कितना झंझट होगा और उसके लिए कितना तैयार रहना है? आपने बहुत अच्छी बात ये उठाई, क्योंकि बोनस सुनने में लगता है कि सैलरी नहीं है, कि अलग से नाम आ रहा है, बोनस मिल गया हमको दिवाली पे, पर इनकम टैक्स बोनस को सैलरी ही मानता है। तो आपको अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए बोनस मिल रहा है, तो उस पे बदकिस्मती से 30,000 रुपए कट के मिलेगा, आपके हाथ में 70,000 ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि बोनस और सैलरी में कोई अंतर नहीं है। प्रियंका, एक नियम है, नियम यह है कि एम्प्लॉयर से आपको कुछ भी मिले, कुछ भी नाम उसको दे, वो सैलरी ही कहलाएगा। अगर वो एम्प्लॉयर से आ रहा है, जो मर्जी नाम दे वो सैलरी कहलाएगा। तो बोनस भी सैलरी की कैटेगरी में आता है और उस पर 30% टैक्स देना होता है। तो चलिए इन टैक्स की चिंताओं को छोड़िए और धूमधाम से मनाइए दिवाली। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रखेंगे अपने दर्शकों के सवाल शरद कोहली के सामने। एक सवाल, 3 भाइयों में हो रहा है घर का बंटवारा और कैसे तय हो इनकी टैक्स लायबिलिटी, इसी का जवाब लेकर हम अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अलग अलग शहरों से जुड़े हमारे दर्शक और टैक्स से जुड़े अपने सवाल लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली आपकी मदद करने के लिए। सतबीन ठाकुर दिल्ली से हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते सतबीन जी, बताइए क्या समस्या है टैक्स को लेकर? नमस्कार जी। शरद जी, मेरा सवाल है कि कोई ग्रैंड पेरेंट अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए किस इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट कर सकता है और जबकि उसके पेरेंट्स एलाइव हों? तो ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे कि LIC है, बट LIC के लिए ये होता है कि एक मिनिमम अमाउंट हमें देना ही पड़ता है जो पोस्ट 16 ईयर्स या प्रीमियम पॉलिसी तक चलता है। तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट जो है बहुत कम हो और ग्रैंड पेरेंट जब तक चाहें तब तक वो कर सकते हैं। तो इस तरीके का सवाल है जी। देखिए सतबीन, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका, सभी दादा दादियों को अपने पोतों पोतियों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, सभी जगह देखा गया है। सतबीन जी, ऐसा है कि आप अपने नाम से इन्वेस्टमेंट, बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट करें और आपको टैक्स डिडक्शन मिले, ये संभव नहीं है। पेरेंट्स के लिए तो दी गई है, जैसा कि आपने अपने सवाल में इशारा भी किया। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, NSC में करें, PPF में करें या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें, उसमें आप अपनी पोते या पोती को नॉमिनी बना दें, अपने ग्रैंड चाइल्ड को नॉमिनी बना दें। तो उससे क्या होगा कि टैक्स रिडक्शन बेनिफिट आपको मिलेगा और जो आप भविष्य के लिए करना चाहते हैं वो बेनिफिट उनको मिल जाएगा। दूसरा एक और आप कर सकते हैं कि आप ज्वाइंट नेम में ले लें। तो ज्वाइंट नेम में लेने से अगर पहला नाम आपका होगा तो बच्चे ने तो कंट्रीब्यूट किया नहीं है, तो सारा का सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा और साथ में वो जॉइंट ओनर उसके रहेंगे। परंतु जो पेरेंट्स को मिलती है, आपने ठीक पकड़ा, वो दादा दादी को नहीं मिलेगी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भटिंडा से महेश कुमार गर्ग है हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते गर्ग साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूँ। मेरी बेटी है NIT जलंधर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रही है। तो उसके लिए रेलवे की तरफ से टेक्निकल स्कॉलरशिप के तौर पे 18,000 रुपए सालाना हमें मिलता है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। तो मेरा सर सवाल ये है कि जो स्कॉलरशिप की राशि है
वो मेरी सैलरी में क्लब होगी और टैक्सेबल होगी, अन्यथा मेरी बेटी की सैलरी मानी जाएगी उसमें, क्योंकि वो मेजर है तो उसकी पे मानी जाएगी जी। पूछना चाहता हूँ महेश जी, हम आपको एक खुशखबरी दे देते हैं दिवाली के मौके पे। आपने जो बात पूछी, देखिए एक सेक्शन है, सेक्शन 10 ब्रैकेट में 16, उसके अंतर्गत जो भी स्कॉलरशिप एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है बच्चे के लिए, वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है, ना आपके में जुड़ेगी ना बच्ची बिटिया में जुड़ेगी। पहले तो आपकी बिटिया इतनी होनहार है, उसके लिए मुबारकबाद भी लें। थैंक यू सर। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राहुल जैन एक कॉम्प्लिकेशन में फंस गए हैं। 3 भाई हैं। राहुल की माताजी ने 1993 में एक घर खरीदा था, जिसे वो तीनों भाइयों में अब बांटना चाहती हैं। इस घर की मार्केट वैल्यू 35 लाख रुपए है। राहुल जानना चाहते हैं कि इसकी टैक्स की देनदारी कैसे तय की जाएगी और तीनों भाई पर किस तरह का टैक्स का बोझ पड़ेगा। देखिए राहुल, आपके लिए आपकी माताजी तीनों भाइयों को बराबर बराबर दे रही हैं और तीनों भाइयों में बांट रही है। मैं उम्मीद करता हूं बराबर दे रही है। मां के लिए देखिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं प्रियंका, इससे सिद्ध होता है इनकी बात से, मां सबको बांट रही है। तो सेक्शन 56(2) के अंडर राहुल, आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप इसको बड़े आराम से अपने नाम में ले। हाँ, जो उसकी स्टैंप वैल्यू है आज की डेट की, उसकी स्टैंप ड्यूटी जब आप अपने नाम ट्रांसफर कराएंगे तो वो जरूर देनी पड़ेगी, पर उसके अलावा आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मदर से जो गिफ्ट लिया जाता है वो रिकॉग्नाइज्ड रिलेटिव्स की कैटेगरी में आता है, जिन रिश्तेदारों से गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो आप बड़े प्रेम से माताजी ने आपको दिया है और आपके लिए ये सुख लाए, आप उस पर कोई टैक्स नहीं देंगे। और अगर यहाँ पर रवि जो है इन पैसों को बेच करके, राहुल माफ कीजिएगा, राहुल इन पैसों को जो उनकी माताजी से मिल रहे हैं उससे बेच करके कहीं और, या फ्लैट ही अगर मिल रहा है उसे भी बेच लें, उस पैसे को वो कहीं और निवेश करते हैं तो? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी। अगर उस पैसे को कहीं बेच के निवेश करते हैं तो उससे जो इनकम होगी वो तो राहुल उस पर टैक्स देंगे। यही नहीं प्रियंका, अगर ये इसको किराए पे चढ़ा देते हैं और उसका किराया आता है, वो भी राहुल के इनकम में जुड़ेगा। पर इन्होंने पूछा कि अभी ये मकान आना मेरे लिए इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ओके, तो मकान अगर ट्रांसफर हो रहा है, माताजी गिफ्ट दे रही है, उस पर कोई देनदारी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इससे जुड़े पैसे या इस घर को किराए में देते हैं तो उससे जो कमाई होगी उस पर टैक्स की देनदारी है आपके लिए राहुल। अगला सवाल स्मिता येवला का। इन्हें पिताजी से खेती की जमीन मिली थी, जिसे स्मिता ने 5 लाख रुपए में बेच दिया है। इनके पिताजी को वो जमीन विरासत में मिली थी। स्मिता जानना चाहती हैं क्या उन्हें इस पर टैक्स देना होगा। देखिए स्मिता, खेती की जमीन इनको मिली है, तो इसमें 2 बातों का इसमें प्रियंका ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्मिता को पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो खेती की जमीन है ये किस जगह पर है, क्योंकि होता क्या है प्रियंका, खेती की जमीन शहर में भी कई बार होती है। तो इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे ये पहचान पाए आप कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है भी या नहीं है। वो प्रावधान मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि अगर जिस जगह पे ये जमीन है उसकी आबादी 10,000 लोगों से कम है तो ये एग्रीकल्चरल लैंड मान ली जाएगी। अगर ये जमीन ऐसी जगह है जहां पर आबादी, जहां की दूरी जो है उस जगह से 10,000 और 1 लाख के बीच में है, तो ये जमीन वहां से कम 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अगर वहां की आबादी जो है 1 लाख से 10 लाख तक है तो ये जमीन 6 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अगर 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर। अगर ये इस रेंज से ये जमीन बाहर है तो ये एग्रीकल्चरल लैंड मान ली जाएगी। स्मिता, अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड मान ली गई तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। परंतु अगर ये इस रेंज में आ रही है, जिसका कि मैंने अभी बताया कि ये म्युनिसिपल लिमिट्स हम इसको बोलते हैं, शहरी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, अगर ये उसके अंदर आ रही है तो फिर आपको कैपिटल गेन लगेगा। पर अगर लग भी रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पास 3 रास्ते हैं इसको बचाने के। 54EB के अंडर आप कोई और एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकते हैं। वो लैंड पिछले 2 साल से खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होना चाहिए। दूसरा, आप 54EC के अंदर आप बॉन्ड्स जो कि NHAI के या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड होते हैं, आप वो भी 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। तीसरा 54F के अंदर, उसमें से ये कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी ले सकती है। वो आपको पता है कि 1 साल पहले तक या 2 साल बाद तक या आप 3 साल के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट कर लें। पर खेती की जमीन है स्मिता, आप इस पे खेती करिए ना। खेती से तो आजकल बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और खेती करके तो बड़ा मजा भी आता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद बताएंगे PF अकाउंट से निकालने हो पैसे तो टैक्स बचाने के लिए किन बातों का रखें ख्याल।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश है कि हम टैक्स को आपके लिए आसान बना सके और इसलिए टैक्स से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। शरद कोहली मेरे साथ बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। अगला सवाल रवि रंजन का। रवि जी ने अपनी पहली कंपनी में 4 साल 5 महीने काम किया, जहां उनका पीएफ अकाउंट खोला गया था। इसके बाद उन्होंने 8 महीने दूसरी कंपनी में काम किया, लेकिन वहां पीएफ की सुविधा नहीं थी। फिर उन्होंने तीसरी कंपनी में 17 महीने काम किया और पुराना पीएफ अकाउंट ही रहने दिया। रवि अपने पीएफ अकाउंट से अब पैसे निकालना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इस पर उन्हें किसी तरह का टैक्स देना होगा। देखिए प्रियंका, रवि ने 3 जॉब्स की बात करी है। एक पहले करते थे, फिर उसके बाद छोड़ी, फिर तीसरी ज्वाइन करी। तो नॉर्मली प्रियंका रूल ये होता है कि आपको 5 साल की कंटिन्यूड सर्विस चाहिए होती है अगर आप उस विड्रॉल को टैक्स एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं तो। पर रवि का क्या हुआ कि सैलरी का 4 साल कुछ महीने बाद ब्रेक हो गया, परंतु इन्होंने जो तीसरी सर्विस ज्वाइन करी तो यूएएन जो होता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक नंबर दिया जाता है पीएफ को, इन्होंने उसको उससे लिंक कर दिया। तो जब आप नंबर को लिंक कर देते हैं तो वो 5 साल की कंटिन्यूटी मान ली जाती है। तो इनको 50,000 से ऊपर का जो विड्रॉल होता है उसी पे टैक्स डिडक्शन एप्लीकेबल होता है। तो इनको करना क्या है कि 15G एक फॉर्म होता है, वो ये जमा करें प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज को, और जब ये वहां से उसको पैसे निकालेंगे तो एग्जेम्प्ट होगा। इनको ये भी बता देते हैं प्रियंका कि किस हालात में पैसे निकालें तो उस पर टैक्स नहीं लगता, या आप निकाल सकते हैं। या तो 5 साल की सर्विस हो जाए, जिसका अभी हमने बात किया, या 58 साल की उम्र पहुंच जाए, जिसको रिटायरमेंट एज कहते हैं। तीसरी एक और कंडीशन भी होती है कि मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर जहां आप नौकरी करते हैं वो काम ही धंधा ही बंद कर दे, वो काम बंद कर दे, उसका बिजनेस बंद हो जाए, तो ये तो आपकी गलती नहीं है ना। तो उसमें प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज ये आपको इजाजत देती हैं कि आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। या एक कंडीशन और है कि अगर किसी वजह से किसी एम्प्लॉय की बदकिस्मती से तबीयत खराब हो जाती है, कोई ऐसा रोग लग जाता है कि वो आगे से काम करने लायक नहीं रहता है, तो उस हालात में अगर वो पीएफ को निकालता है तो वो भी उस पर टैक्स नहीं माना जाता है। और ठीक इसी पीएफ विड्रॉल पर शरद जी अगला सवाल है। जयपुर से राजकुमार वाधवानी जी का हमें ईमेल आया है। ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और अब अपने निजी इस्तेमाल के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं। इन्होंने वजह नहीं बताई है, बस कहा है उन्हें कुछ पर्सनल काम है जिसके लिए जरूरत है पैसों की। तो जानना चाहते हैं क्या बेहतर रहेगा, क्या पीएफ से पैसे निकाल लें या फिर आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि लोन ले लीजिए। देखिए, पीएफ से जहां तक पैसे निकालने की बात है तो एक दफे जब आप पैसा निकाल लेते हैं तो वो आपका फिर इंटरेस्ट अर्न करना बंद कर देता है, परंतु जब आप उस पर लोन लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट वहां पर बनी रहती है। तो आप लोन एक टेम्परेरी चीज मानी जाती है, आपका जब काम हो जाए तो आप लोन को वापस भी कर सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट, पीएफ का जो इंटरेस्ट है प्रियंका, वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है और वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो हम ये देखते हैं कि अभी हमने बात करी, पिछले कॉलर ने जो पूछा था कि पीएफ आप किस हालात में निकाल सकते हैं। आप या तो 58 साल के हो जाएं तब निकाल सकते हैं, या आपकी 5 साल की सर्विस हो जाए, या आपकी सेहत हमेशा के लिए खराब हो जाती है तो निकाल सकते हैं, या उसके अलावा जो है आपका एम्प्लॉयर काम बंद कर देता है तो निकाल सकते हैं। अब बात आती है लोन की कि लोन कौन कौन ले सकता है। तो वैसे तो ये प्रोविडेंट फंड रूल्स का, पर मुझे पता है आपका प्रोविडेंट फंड एक फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इस पर जरूर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि प्रोविडेंट फंड का जो लोन होता है उस लोन को लेने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। ऐसे ही किसी भी पर्पस के लिए आप लोन नहीं ले सकते हैं। तो उसमें मैं 2-3 मेन पर्पस जिसके लिए ज्यादातर लोग लोन लेते हैं उसकी जिक्र कर देता हूं। तो उसमें क्या है कि जिस शादी के लिए मान लीजिए लोन लिया जा रहा है, अपनी शादी के लिए या अपने ऊपर कोई डिपेंडेंट है उसकी शादी के लिए अगर लोन लिया जा रहा है, तो आपकी कम से कम 7 साल की कंटिन्यूड सर्विस होनी चाहिए, कम से कम 7 साल की, और 50% ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं। इसमें प्रियंका ध्यान ये रखना है कि जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो निकालने की इजाजत नहीं दी जाती है। देखिए क्या बात है कि प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी है, तो सरकार चाहती है कि इसको आप अपने रिटायरमेंट के लिए रखें। बिल्कुल। तो क्या कोई विड्रॉल पर कोई कैप होता है क्या? एक तो वो कंडीशंस आपने बताई, लेकिन क्या अमाउंट पार्शियली भी विड्रॉ किया जा सकता है? 50% ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, आप खुद पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई डिपेंडेंट पढ़ना चाहता है, तो फिर यही कंडीशन है कि आपको 7 साल की कंटिन्यूड सर्विस होनी चाहिए। तो यानी और जब आप पीएफ से पैसे विड्रॉ करें, इन सारी बातों का ख्याल रखें, जहां कंफ्यूजन हो हमें लिखें
शरद आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और जाते जाते दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को। जब हम ब्रेक में गए थे ना प्रियंका, मैंने 2 लाइन दर्शकों के लिए लिखी थी, मैं वो पढ़ के सुना देता हूं। हमारे जवाब और आपके सवाल, टैक्स बचाते रहे आपका सालों साल, आपके लिए ये दिवाली रहे सुख समृद्ध और खुशहाल। इन्हीं बातों के साथ दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सारे के सारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच शरद। तो देखते रहिए CNBC आवाज। दिवाली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।